मौजूदा महेंद्रगढ़ के अंदर और हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव। विशेष चर्चा महेंद्रगढ़ हलके को लेकर रहने वाली, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है, तो ऐसे में डॉक्टर मनीष यादव जिनका खुद का गृह क्षेत्र है, तो वहां पर क्या कुछ जो है इनकी तैयारियां हैं, किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं। गठबंधन को लेकर बड़ी गर्मागर्मी चल रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, अन्यथा सीट जीत जाते। कांग्रेस कहती कि हमने साथ दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाई। कुछ कारण पार्टियों में भी होते हैं कि जो गुटबाजी है या जिस तरह के धड़े बने हुए हैं, और कांग्रेस के अंदर तो खुला हुआ है, साफ साफ है, नेता सीधे सीधे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं, खुल के बोल भी रहे हैं। तो मुझे कहने की शायद इसमें जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है ये उसका खामियाजा है। आम आदमी पार्टी के अंदर भी इस समय जो है आंतरिक कलह चल रहा है। चर्चाएं चल रही हैं कि दो प्रमुख नेता हैं जिनके बीच विवाद है, और उनमें से एक नेता पार्टी छोड़ सकता है, या फिर यूं कहें कि एक नेता ऐसा है जो अपने पुराने घर में वापसी कर सकता है। मैं नहीं समझता, मतलब मैं नहीं जानता आप किन की बात कर रहे हैं, किन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के इतना ही वजूद था कि हरियाणा प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट दी जाए, 2 सीटें भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, 5-5 भी क्यों नहीं हो सकती थी, 5-5 भी ले सकते थे। बिल्कुल हमारी भी इच्छा थी कि लगभग या तो आधे आधे पे चुनाव लड़ा जाए, और कम से कम लड़ा जाए तो 2 या 3 सीटों पर तो चुनाव लड़ना चाहिए। बात की जाए आपके अपने गृह क्षेत्र की, महेंद्रगढ़ जिले की, महेंद्रगढ़ हलके की, तो यहाँ पर मुद्दा चल रहा है नगर पालिका का। 2 साल से चेयरमैन है, लेकिन चेयरमैन सिर्फ एक मूर्ति की तरह बने हुए हैं। रमेश सैनी को चुना गया था ताकि वो कुछ काम करवाएंगे, लेकिन हालात जो के त्यों बने हुए हैं। माहौल जस का तस बना हुआ है, कोई सुधार नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई काम नहीं, कोई परियोजना नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, और महेंद्रगढ़ जैसे पिछड़ा था हुआ आ रहा था, वैसे ही जो है अब भी पिछड़ता हुआ जा रहा है। तो हमने ये देखा है, और ये शहर वासियों ने देखा है और सहा है कि 2 साल में किसी भी तरह का कोई भी काम करने में हमारे जो निर्वाचित प्रधान हैं, जो सदस्य हैं, वो नाकाम रहे हैं। हमें क्या पता था, या जनता को क्या पता था कि रामविलास शर्मा जी चुनाव की हार का बदला लेने के लिए इस शहर को जिस तरह से पहले नगर पालिका को 5 साल उन्होंने निष्क्रिय रखा, आपसी विवाद बनाकर, उसी तरह से अब भी 2 साल से नवनिर्वाचित नगर पालिका को भी निष्क्रिय बनाया हुआ है। कई बार उनके पोस्ट देखता रहता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी से मिले, आज मुख्यमंत्री जी से मिले, आज मुख्यमंत्री जी से मिले। जब आप इतनी बार मिलते हैं तो क्या करने जाते हैं? क्या फोटोशूट कराने जाते हैं? इतिहास में जिस जिले का नाम दर्ज हो, जो सबसे पुराना जिला हो, उसको अपना हक नहीं मिल रहा, और यहाँ के प्रतिनिधि उसके बारे में बात नहीं करते या उसकी मांग नहीं रखते। सबसे बड़ी कमी हमारे प्रतिनिधियों की है इसमें। डॉक्टर मनीष यादव तैयार है चुनाव लड़ने के? बिल्कुल, हम मजबूती से विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी अगर आदेश करती है कि हमें चुनाव लड़ना है तो मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूदा महेंद्रगढ़ के अंदर और हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव। हालांकि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और फिलहाल विधानसभा चुनाव की आहट या फिर गर्माहट शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बात की जाए हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा के कुछ मुद्दे हैं एक आध, उनको लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन विशेष चर्चा महेंद्रगढ़ हलके को लेकर रहने वाली, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है, तो ऐसे में डॉक्टर मनीष यादव जिनका खुद का गृह क्षेत्र है, तो वहां पर क्या कुछ जो है इनकी तैयारियां हैं, किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं, और क्या कुछ रणनीति के तहत पूरा चुनाव जो है लड़ने जा रहे हैं, तमाम बातें करेंगे डॉक्टर मनीष यादव के साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, गठबंधन को लेकर बड़ी गर्मागर्मी चल रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, अन्यथा सीट जीत जाते। कांग्रेस कहती कि हमने साथ दिया, लेकिन
आम आदमी पार्टी उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाई जिस तरीके से वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। यानी कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट सुशील गुप्ता थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और कहीं ना कहीं उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनका हार का कारण बना। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में भी कहीं ना कहीं आंतरिक कलह चल रही है, कांग्रेस की तरह जुतम पजैर है और एक बड़ा नेता जो है पार्टी छोड़ सकता है बहुत जल्द। क्या कहेंगे तमाम चर्चाओं को? देखिए, चर्चाएं होती हैं राजनीति में और चर्चाएं स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। लेकिन जो बात है गठबंधन को लेकर, आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, 10 की 10 सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ा। और एक बात जो शुरुआत से हमने कही कि जनता ने इस चुनाव को खुद सड़क पे उतर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा। तो ये कहना कि किसी पार्टी का आधार, तो इस चुनाव से तो मैं कहता हूं कि ना तो हम आम आदमी पार्टी आधार नाप सकते हैं और ना कांग्रेस अपना आधार इस चुनाव से नाप सकती है। इस चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत की, इंडिया अलायंस का साथ दिया, निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाया। आज एनडीए की जो सरकार है, पहली बार बीजेपी से एनडीए पहुंचे हैं और उसमें भी गठबंधन के जो साथी हैं उन पे कम से कम भरोसा आज एनडीए को है, भारतीय जनता पार्टी को है। तो कभी भी वो डगमगा सकते, तो दायरे में रहना, कायदे में रहना ही बीजेपी के लिए फायदे में रहना होगा। ये बात इसमें स्पष्ट हो गई। कुरुक्षेत्र के चुनाव में कुछ कमियां हम इस अलायंस में, जो मान लो जहां भी 5 सीटें अलायंस में हम हारे हैं, चाहे वो हमारी एक आम आदमी पार्टी और 4 जो हैं कांग्रेस के साथी जो आ रहे हैं, मैं समझता हूं इनमें कुछ कारण पार्टियों में भी होते हैं कि जो गुटबाजी है या जिस तरह के धड़े बने हुए हैं या एक दूसरे भीतर घात की जो गुंजाइशें हैं, इन सब से नुकसान जरूर हुआ है। और कांग्रेस के अंदर तो खुला हुआ है, साफ साफ है, नेता सीधे सीधे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं, खुल के बोल भी रहे हैं। तो मुझे कहने की शायद इसमें ज़रूरत नहीं है, जनता पर जरूर या वोटर पर जरूर इस चीज़ का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसका खामियाजा जो है आज इंडिया अलायंस ने भुगता है। यानी कि अब आप भी यही मानते हैं कि चुनाव जो 5 सीटों पर हारे हैं उसमें चाहे एक आम आदमी पार्टी की सीट हो, कांग्रेस की गलती रही है? मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है ये उसका खामियाजा है, क्योंकि उस गुटबाजी के कारण जरूर एक कार्यकर्ता का और वोटर का मनोबल टूटता है। मतलब डॉक्टर साहब बात तो यही कहना चाहते हैं कि गलती कांग्रेस की है, थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहे हैं वो अलग बात है। चलो डॉक्टर साहब, अब दूसरा सवाल मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी इस समय जो है आंतरिक कलह चल रहा है। चर्चाएं चल रही हैं कि 2 प्रमुख नेता हैं जिनके बीच विवाद है और उनमें से एक नेता पार्टी छोड़ सकता है, या फिर यूं कहें कि एक नेता ऐसा है जो अपने पुराने घर में वापसी कर सकता है। देखिए, मैं नहीं समझता, मतलब मैं नहीं जानता आप किन की बात कर रहे हैं, किन की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने चुनाव लड़ा मजबूती से। पूरा जो प्रदेश का संगठन है, हमारे सभी बड़े नेता, चाहे वो अनुराग ढांडा जी हों, हमारे जितने भी वरिष्ठ जितने भी उपाध्यक्ष हैं, जितने भी संगठन मंत्री हैं, जिलाध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, सबके सब इस चुनाव में सुशील गुप्ता जी बनकर चुनाव लड़ रहे थे। अब चुनाव पूरा हो गया, सीट हम जीत नहीं सके और मार्जिन बहुत कम था। जरूर थोड़ा जो वो क्या कहते हैं, हमारे कार्यकर्ता का मनोबल एक बार थोड़ा बहुत जरूर चरमराता है। लेकिन सुशील गुप्ता जी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए तुरंत काम करना शुरू कर दिया। आज आम आदमी पार्टी की लगातार बैठकें चल रही हैं। सुनीता केजरीवाल जी को हरियाणा बुलाने का न्योता दे दिया। चरखी दादरी में उनकी रैली की जा रही है, वहाँ से हरियाणा विधानसभा का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो ये सारी कार्यवाही जो अब शुरू हो चुकी हैं, तो किसी तरह का किसी का छोड़ के जाना या कोई नाराज होना मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी के अंदर है। सबके सब चुनाव हारे, नतीजे हार को हमने तुरंत पचा लिया, स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जो गुंजाइश कुछ रही है, हमारा जो मुख्य मकसद था जो हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का, जो दिल्ली और पंजाब की तरह यहाँ पर भी लोगों को सुविधाएं पहुँचाने का, उस लक्ष्य पे हम लोग फिर से लौट आए हैं
हम चुनाव की हार से संभल के तुरंत वापस आकर अब काम पर लग चुके हैं। चलो डॉक्टर साहब, एक और बड़ा सवाल। हरियाणा प्रदेश में एक लोकसभा सीट आपके खाते में आई, 9 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस के साथ अलायंस करके, गठबंधन करके हरियाणा प्रदेश में आपको फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ? देखिए, मैं समझता हूं कि जो प्रदेश के अंदर इस चुनाव से, मैंने पहले भी कहा कि तुलना आप नहीं कर सकते किसी पार्टी को क्या फ़ायदा पहुंचा और क्या नुकसान पहुंचा। अगर मैं समझता हूं कि मैं नुकसान मानता हूं या फ़ायदा मानता हूं तो ये एक भ्रम हो सकता है। ना तो नुकसान, क्योंकि जनता ने ये चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा है और इंडिया अलायंस का साथ दिया है, तो ये एक सच है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। इससे अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई पार्टी विशेष ये समझता है कि इससे मेरा वर्चस्व बढ़ गया है या कोई ये समझता है कि मेरा वर्चस्व घट गया है, तो ये गलत आकलन होगा। चलो डॉक्टर साहब, जो है जवाब घुमा रहे हैं, लेकिन एक और सवाल मैं जोड़ लेता हूं साथ में ही। आम आदमी पार्टी के इतना ही वजूद था कि हरियाणा प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट दी जाए, 2 सीटें भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, 5-5 भी क्यों नहीं हो सकती थी, 5-5 भी ले सकते थे। सिर्फ एक ही सीट देना कहाँ तक जायज़ है? देखिए, हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की है। इससे पहले किसी भी चुनाव में हम लोग मजबूती से हरियाणा प्रदेश में नहीं लड़े। अब जब हम हरियाणा प्रदेश में हमने शुरुआत की पंजाब के बाद, लगभग 2 साल की ये तैयारी है जिसमें हमने एक संगठन बनाया, मजबूत संगठन, और हरियाणा के अनेक मुद्दों पे आम आदमी पार्टी ज़मीन पर सक्रिय रही। इस आधार को देखते हुए कांग्रेस ने ये कबूला कि अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद कोई पार्टी है हरियाणा में जिसका वजूद है या वजूद बना है तो वो आम आदमी पार्टी है, और एक सीट हमारे को समझौते में मिली। डॉक्टर साहब, चुनाव हो चुके हैं, एक सीट ही मिली थी आपको, वो ठीक है, लेकिन आपकी पर्सनल राय क्या है? आपको नहीं लगता कि एक से ज़्यादा मिलनी चाहिए थी? आपका भी उस समय यही अनुमान रहा होगा कि हमें 2 या 3 या 4 सीटें जरूर मिलेंगी। बिल्कुल, हमारी भी इच्छा थी कि लगभग या तो आधे आधे पे चुनाव लड़ा जाए और कम से कम लड़ा जाए तो 2 या 3 सीटों पर तो चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी मन मार के जो एक सीट पर संतुष्टि करनी पड़ी। नहीं, ये मन मारना या ये त्याग और ये समझौता, ये सब उस वक्त देश में निरंकुश सरकार पे अंकुश लगाने के लिए था। हमें, आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने समझौता किया, उत्तर प्रदेश में जाके 17 सीटों पे चुनाव लड़ा। तो 17 सीटों पे चुनाव लड़ना यानी कि दूसरे दल को मौका देना, ये एक स्ट्रेटेजी थी कि इंडिया अलायंस को मजबूती देगा ये। तो मुझे लगता है सभी दलों ने इसमें त्याग भी किया है। किसी ने पार्टी का फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इस पे विचार करने की बजाय इस वक्त देश से मनमानी हटाने का, तानाशाही हटाने का फैसला लिया। चलो डॉक्टर साहब, अब स्थानीय मुद्दों पर लौटते हैं। बात की जाए आपके अपने गृह क्षेत्र की, महेंद्रगढ़ जिले की, महेंद्रगढ़ हलके की, तो यहाँ पर मुद्दा चल रहा है नगर पालिका का। आपने भी जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आरोप लगाए हैं, कई जो है बड़े सवाल उठाए हैं। 2 साल से चेयरमैन है, लेकिन चेयरमैन सिर्फ एक मूर्ति की तरह बने हुए हैं। रमेश सैनी को चुना गया था ताकि वो कुछ काम करवाएंगे। हालांकि शुरुआत में जो लोगों को बड़ी आस उम्मीद थी कि हाँ अब तो काम होगा, कहीं ना कहीं जो नगर पालिका के अंदर कलह चलती थी अब वो खत्म हो चुकी है चुनाव के बाद। लेकिन हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं, माहौल जस का तस बना हुआ है, कोई सुधार नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई काम नहीं, कोई परियोजना नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, और महेंद्रगढ़ जैसे पिछड़ता हुआ आ रहा था वैसे ही जो है अब भी पिछड़ता हुआ जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, गंभीर विषय, और इस विषय को समझते हुए ही हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नगर पालिका चुनाव पूर्ण हुए और नई नगर पालिका के नवनिर्वाचित सदस्य आने के बाद आज 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। 19 जून 2022 में चुनाव हुआ था और जून की आज हम लोग 17 तारीख में बैठे हैं। तो हमने ये देखा है और ये शहर वासियों ने देखा है और सहा है कि 2 साल में किसी भी तरह का कोई भी काम करने में हमारे जो निर्वाचित प्रधान हैं, जो सदस्य हैं, वो नाकाम रहे हैं। तो जो प्रधान जी और सदस्य आरोप लगाते हैं कि प्रधान काम नहीं करा पा रहे हैं। प्रधान कह रहे हैं कि अधिकारी मेरी नहीं मानते हैं। प्रधान, जब कोई नगर पालिका का प्रधान है यानी कि हमारी नगर पालिका की सरकार है वो, और जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो सब उनके नीचे आते हैं।
और चेयरमैन अगर हैं तो कहीं ना कहीं उनको तो सिर्फ एक प्रपोजल डालना है, पैसा सरकार देगी, उसमें अधिकारियों को कोई इनरोलमेंट नहीं है, काम करवाना है। जो वार्ड के लोग हैं वो अपने अगर प्रस्ताव देंगे तो चेयरमैन काम करवाएगा। मैं समझता हूँ टेक्निकलिटीज़ पे जरूर अधिकारियों का ओपिनियन लिया जाता है, उनसे अप्रूवल लिया जाता है। आप प्रस्ताव रख सकते हो, आप पब्लिक डिमांड को पेश कर सकते हो, लेकिन उसको अधिकारी रोक सके ये क्षमता अधिकारी में नहीं है। अधिकारी को वो काम करने पे काम करना होता है। और मुझे लगता है कि अगर ये स्वीकार कर रहे हैं रमेश सैनी जी चेयरमैन साहब, तो वो ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि महेंद्रगढ़ की जनता ने एक कमज़ोर चेयरमैन, कमज़ोर प्रतिनिधि चुना है। हाँ जी वाले बिल्कुल। रामविलास शर्मा जी जब चुनाव हार चुके थे, मंत्री रहते हुए, एक सिटिंग मिनिस्टर रहते हुए वो चुनाव हारे। वो जनता से हमें लगा कि भाई चुनाव हारने के बाद वो चाहते हैं महेंद्रगढ़ के लिए कुछ करें, तो रमेश सैनी को पटका पहना के उसके लिए सड़कों पे उतर के उन्होंने वोट मांगे हैं। और वोट मांगने के बाद अगर हम नगर पालिका का प्रधान बनाते हैं तो वो कमी इस कुर्सी से महेंद्रगढ़ शहर की पूरी करना चाहते हैं। लेकिन हमें क्या पता था, या जनता को क्या पता था, कि रामविलास शर्मा जी चुनाव की हार का बदला लेने के लिए इस शहर को जिस तरह से पहले नगर पालिका को 5 साल उन्होंने निष्क्रिय रखा, आपसी विवाद बनाकर, उसी तरह से अब भी 2 साल से नवनिर्वाचित नगर पालिका को भी निष्क्रिय बनाया हुआ है। एक बार भी उनके प्रयास नहीं रहे कि रमेश सैनी को वो काम के लिए कहें, या सरकार की तरफ से कोई उनकी मदद करें, या जनता की कोई आवाज़ हो वो रमेश सैनी के पास रखें। तो कोई भी काम 2 साल में शुरू नहीं किया। इससे तो यही लगता है कि या तो रामविलास जी इस चीज़ से खुश है कि रमेश सैनी काम नहीं कर पा रहे, या फिर रामविलास शर्मा जी ने ये आदेश कर रखा है रमेश सैनी को कि किसी तरह का काम नहीं करना आपको। इसके बावजूद काम नहीं कर रहे, काम नहीं हो रहे, नई परियोजनाएं नहीं आ रही, ये बर्दाश्त कर ले एक बार को। जो रूटीन के काम है, आम पब्लिक को डेली नगर पालिका से काम पड़ता है। साफ सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर शहर में सफाई नहीं होगी, गंदगी रहेगी, बीमारियों को न्योता है, लोगों को परेशानी है रहने में, गुजर बसर करने में। आप सफाई कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं कर रहे चेयरमैन रहते हुए। उनकी मांग कभी समय पे तनख्वाह के लिए उठती है, कभी उनके संख्या की कमी की बात आती है, कभी उनको उपकरण नहीं उपलब्ध कराए जा रहे, वो इसकी मांग रखते हैं। उनकी मांगे नहीं सुन पा रहे आप। आज नगर पालिका के अंदर जहाँ तक मुझे पता है कि लगभग 5 टेम्पो हैं, 15 वार्ड, 21,000 से अधिक की आबादी, 21,000 तो वोट है, बल्कि 30-40 हज़ार की आबादी। उसके बावजूद आप केवल और केवल 2 टेम्पो से कचरा उठाने का काम कर सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता संभव है। क्यों नहीं उपकरण बढ़ाए गए, क्यों नहीं लोगों से काम कराया जा सका। जगह जगह पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कूड़े उठाने का टेंडर नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये सारे के सारे काम बताते कि आप जो वादा करके जनता से वोट लेकर जीत कर आज चेयरमैन बने हैं, तो उस दिशा में आप आगे नहीं बढ़ रहे। अब आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। मैं रुकना चाहूँगा, मुख्यमंत्री सैनी है, चेयरमैन भी सैनी है। एक तो अगर कास्टिज्म के हिसाब से देखा जाए तो ज़बरदस्त ट्यूनिंग बैठती है। दूसरी तरफ अब सुनने में ये आ रहा है, डेली अखबार भरे पड़े रहते हैं हेडलाइंस से कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए हैं, कामों में बाधा नहीं डालेंगे, लोगों की सुनवाई करेंगे, कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे, अधिकारी जो है मनमर्जी नहीं करेंगे। और अब तो मुख्यमंत्री ने एक और बात कह डाली कि मैं कान में भी सुनता हूं, अगर कोई धीरे से मेरे कान में आके कुछ कहेगा तो मैं वो भी सुनता हूं, यानी कि मैं बंद कमरे में बैठ के राजनीति करने वाला नहीं हूं। ये मुख्यमंत्री का कहना है। और उसके बाद भी आप विपक्ष के जो लोग हैं वो इतनी कमियां गिना रहे हैं जिनकी कोई हद नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आप कमियां गिनवा रहे हैं। तो काम कब होगा? मुख्यमंत्री भी सैनी है, चेयरमैन भी सैनी है, सैनी समाज के भी अच्छे खासे वोट हैं शहर के अंदर। तो ऐसे में अगर काम नहीं हो पा रहा है तो काम कब होगा? देखिए, जिस तरह से आप ये समझ लीजिए कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है कोई, जिसका 8-9 वर्ष का अनुभव है, उसने 8-9 वर्ष किसी मरीज का इलाज किया और उस मरीज की हालत ख़राब हो जाती है,
और एकदम से आप उसको रेफर कर दें एक फ्रेश एमबीबीएस डॉक्टर के पास, तो आपको लगता है वो उस केस को संभाल सकता है? समय लगेगा। मुझे लगता है कि उस अनुभव या 9 साल में जो केस उन्होंने खराब किया है, एक नया एमबीबीएस डॉक्टर जो अभी कंप्लीट होके आया है, फ्रेशर है, उसको आप अगर दे दोगे तो संभाल सकता है? बहुत कम गुंजाइश है। और बिना अनुभव के इस बिगड़ी हुई स्थिति को नायब सैनी जी के हाथ में सौंपना और ये उम्मीद करना कि नायब सैनी एक सफल मुख्यमंत्री हो जाएंगे या इन सब चीज़ों से निपट लेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक, मैं समझता हूँ कि इमैच्योर स्टेप है भारतीय जनता पार्टी का। और नायब सैनी, उनको आप दोष नहीं दे सकते, वो कुछ नहीं कर सकते इसमें। मनोहर लाल खट्टर जी ने 9.5 साल के अंदर ये सारी व्यवस्था खराब की है। यानी कि जो रायता फैला है वो उसको ही समेटने में नाकाम साबित हो जाएगा। बिल्कुल। आज लोग पोर्टल में उलझे हुए हैं, आज लोग प्रॉपर्टी आईडी में उलझे हुए हैं, आज सारे के सारे सरकारी, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, वो सब की सब कोर्ट में अधर में लटकी हुई हैं। सब कुछ लंबित पड़ा है प्रदेश के अंदर। हर चीज को अब आपने घोषणाओं में शुरू कर दिया। अब चुनावी समय आ गया, 3 महीने का समय बाकी है। 3 महीने में आप कौन सी योजना लागू कर देंगे? आप घोषणाएं करते रहेंगे, घोषणाएं करते रहेंगे, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। बस इसी के लिए आपको शपथ दिलाई गई है। रमेश सैनी जी, आपने कहा कि जातिगत तरीके से देखें, उनका रिश्ता होना चाहिए। मैं कहता हूँ जातिगत तरीके से ना भी देखें तो मैं कई बार उनके पोस्ट देखता रहता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी से मिले, आज मुख्यमंत्री जी से मिले, आज मुख्यमंत्री जी से मिले। जब आप इतनी बार मिलते हैं तो क्या करने जाते हैं? क्या फ़ोटो शूट कराने जाते हैं? क्या फ़ोटो खिंचवा कर आप जनता को खुशी देना चाहते हैं कि या खुद खुश होना चाहते हैं? जब भी आप मुख्यमंत्री से मिले, आपने शहर के लिए क्या मांगा और आप क्या ला पाए? जब आपके अगर संबंध है, आप बार बार उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो शहर को उसका कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना। हम आपके सोशल मीडिया पे आपका फ़ोटो देखें और खुश हो जाएं। और ज़्यादा नहीं तो अधिकारियों की शिकायत कर सकते हैं वहाँ जाके। किसी अधिकारी की क्षमता नहीं हो सकती कि वो अपनी मनमानी करे, क्योंकि जनता अपना जो प्रतिनिधि चुनती है वो इसीलिए चुनती है कि उसकी मनमानी से उसे रोका जा सके, उसको चोरी करने से रोका जा सके, उससे जो काम नहीं हो रहे वो जनता के बीच में नहीं जा सकता, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठा है। जनता के बीच में जो रहता है वो प्रतिनिधि है, वो जनता की समस्याओं को कुर्सी वाले तक पहुंचाता है और हल कराता है। ये जिम्मेदारी है प्रतिनिधि की। आज अगर वो कह रहे कि नहीं, कुर्सी वाला मजबूत है, मैं कमज़ोर हूँ, तो ये या तो उनको समझ ही नहीं है कि उन्हें चुना किस पोस्ट के लिए गया है, या तो वो आज तक यही नहीं समझ पाए कि चेयरमैन की पावर क्या है, या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं, या फिर वो किसी दबाव में है। हम ये समझते हैं कि जब आप 2 साल का समय, 5 साल में से 2 साल, 5 साल में से 2 साल मतलब क्या हो गया कि आपने 40% समय निकाल दिया, 40% समय अपना गंवा दिया और 2 साल में 0 आपकी डेवलपमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आपको इस शहर के ऊपर जो एक तरह से आप बैरिकेड बन गए हैं विकास के, तो अब आपको हट जाना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को आने देना चाहिए, काबिल व्यक्ति को आने देना चाहिए जो शहर में काम कर सके। इस पद पर रह के आपको कौन सा सुकून मिलता है जब आप जनता के दुख नहीं ठीक कर सकते, जनता की समस्याएं दूर नहीं कर सकते? ऐसा क्या सुख मिल रहा है आपको? मुझे तो नहीं लगता कि कोई खुशी मिलती होगी। जिस तरह के आप वादे कर रहे थे, जिस तरह के आपने भाव प्रकट किए थे कि भाई मैं चेयरमैन बन के शहर को संवारना चाहता हूँ, शहर को ठीक करना चाहता हूँ, शहर के अंदर अच्छी व्यवस्थाएं लाना चाहता हूँ, जब ये सब कुछ नहीं ला पा रहे हैं तो इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे सकते? आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए, आपकी नैतिकता यही बनती है। दूसरे लोगों को भी समस्या है। वार्ड का एक पार्षद है, वार्ड का पार्षद आपके अधीन हो चुका है, वो चाहता है कि काम हो, और आप हैं कि बिल्कुल सुस्त हो चुके हैं। आप किसके दबाव में या किसके लिए ये सब कर रहे हैं? सारे के सारे पार्षद मुझे लगता है नाराज़ है इस वक्त कि चेयरमैन जो है वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे। चेयरमैन को अधिकारियों पे शिकंजा कसना चाहिए, अधिकारियों से काम लेना चाहिए। और फिर भी अगर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं तो चेयरमैन साहब आएँ और हमारे पाले में खड़े हो। हम देखते हैं कौन से अधिकारी आपकी बात नहीं सुन सकते, कौन सा ऐसा अधिकारी है जो जनता के खिलाफ काम कर रहा है। किसने इजाज़त दे दी? किसने उसकी कलम में इतनी ताकत दे दी? हम समझते कौन सा अधिकारी जो जनता से पैसे मांग सकता है।
हर छोटे छोटे काम के लिए सुनने में आ रहा है, आरोप है कि भ्रष्टाचार चल रहा है, खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं। जो व्यक्ति जाता है एनडीए नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए, खरीदने के लिए, तो उस वक्त पैसे मांगे जा रहे हैं, अगर नहीं देंगे पैसे तो उसको चक्कर कटाए जा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? मतलब खुलेआम गुंडागर्दी, बदमाशी, और चेयरमैन साहब की नाक के नीचे। अरे आपके बस का नहीं है तो आप छोड़िए कुर्सी और आइए हमारे साथ खड़े होइए, हम दिखाते कैसे रोका जाता है। तो इन्हीं सब बातों के लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल इसको लेके एक प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ के सभी जो नगरवासी हैं, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो इस शहर की व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, जो हमारे महेंद्रगढ़ से प्यार करते हैं, उन लोगों से हमने अपील की है कि आप राजनीति से ऊपर उठकर देखिए इस विषय को। ये जो समस्या है ये डेली की समस्या है, सबको रोज दिन प्रतिदिन इससे जूझना पड़ता है। तो आप सब एक बार इसके लिए आवाज़ उठाएं, संघर्ष करें, हमारे साथ चलें, नगर पालिका का घेराव करें। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा, विधानसभा चुनाव सर पर है, कैसी तैयारी है महेंद्रगढ़ से आपकी? देखिए, महेंद्रगढ़ से आम आदमी पार्टी जिस तरह से पहले काम कर रही थी, गांव-गांव तक पहुंच के लोगों को जोड़ने का काम, वो अब फिर से हमने मजबूती से शुरू कर दिया है। और आम आदमी पार्टी की नीतियों से मुझे लगता है कि महेंद्रगढ़ का एक एक निवासी ये समझता होगा कि जो काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किए, पंजाब के अंदर किए हैं, वो हर व्यक्ति चाहता है कि वो काम हरियाणा के अंदर भी हो। और इस चुनाव में हमारी पार्टी इन्हीं मुद्दों के साथ जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रही है। और जो भाजपा का 9 साल का कार्यकाल रहा है या उससे पहले का, विशेष तौर पे अगर महेंद्रगढ़ की बात करें तो जो हमारे दोनों नेताओं का 45 साल का कार्यकाल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से रामविलास शर्मा जी और राव दान सिंह जी कांग्रेस पार्टी से, दोनों से जनता ने बार बार उम्मीद भी की है, वोट भी दिया है। लेकिन महेंद्रगढ़ के हालात आपने देखा ही होगा, जिस तरह के हालात महेंद्रगढ़ के, हमारे यहाँ की जनता जिस तरह से परेशान है और जिस तरह महेंद्रगढ़ पिछड़ गया इन 45 सालों में, इसको विकास की धारा से जोड़ने के लिए यहाँ पर वो सब सुविधाएं हों जो दूसरे विकसित नगर में होती हैं। महेंद्रगढ़ का एक विशेष मुद्दा है, 2,08,000 वोटर्स की संख्या महेंद्रगढ़ विधानसभा में है। 2 विधानसभाओं का जिला चरखी दादरी हो सकता है। महेंद्रगढ़ के लोग मुख्यालय की मांग कर रहे हैं। नारनौल आपने मुख्यालय बना रखा है, दूरी भी है, आबादी भी ज़्यादा है, तो महेंद्रगढ़ ने मुख्यालय की एक मांग की है। महेंद्रगढ़ का जिले का नाम केवल नाम भर रह गया। इतिहास में जिस जिले का नाम दर्ज हो, जो सबसे पुराना जिला हो, उसको अपना हक नहीं मिल रहा और यहाँ के प्रतिनिधि उसके बारे में बात नहीं करते या उसकी मांग नहीं रखते। सबसे बड़ी कमी हमारे प्रतिनिधियों की है इसमें। वोट लेने के बाद जिस तरह से वो लोग अपने परिवार में और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और जन सुनवाई या जनता की बातों को भूल जाते हैं, उसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। बार बार मजबूरन लोगों ने वोट भी दिया, बार बार उम्मीद भी की, लेकिन अब शायद जिस हिसाब से जनता जागरूक हो रही है, युवाओं ने जिस तरह से राजनीति के अंदर अपना योगदान देना शुरू किया है और युवाओं की मांग पे और उनके संघर्ष पे मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार महेंद्रगढ़ के अंदर बड़ा बदलाव होने जा रहा है और महेंद्रगढ़ के लिए आम आदमी पार्टी सबसे सटीक और सबसे सही विकल्प है। तो डॉक्टर मनीष यादव तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल, हम मजबूती से विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी अगर आदेश करती है कि हमें चुनाव लड़ना है तो मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे और जो भी साथी हमारा कोई चुनाव लड़ेगा आम आदमी पार्टी से, उसके साथ मजबूती से लगेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष एक टिकट लेके आ सकते हैं अपने लिए? नहीं, टिकट मांगना या टिकट लेना मतलब हमारा कभी लक्ष्य नहीं रहा पार्टी से जुड़ने का। चुनाव तो लड़ना ही है। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ से जो भी साथी चुनाव लड़े। ये जरूरी नहीं है कि मैंने पहले भी बहुत बार आपके चैनल पे भी और दूसरे साथियों के साथ भी ये बात साझा की है कि चुनाव लोकल व्यक्ति लड़े। जो मनीष यादव लोकल भी हैं। डॉक्टर मनीष यादव अगर महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं लेते हैं तो और कौन होगा डॉक्टर मनीष यादव के अलावा? जो विधानसभा का लोकल व्यक्ति होगा, जो यहाँ का बाशिंदा होगा, जो योग्य हो, जिससे हम उम्मीद कर सकें कि वो इस तरह के काम को अंजाम दे सकता है,
महेंद्रगढ़ के पिछड़ेपन को दूर कर सकता है, यहाँ की मांगों के लिए लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ यहाँ की जनता को भी जाना चाहिए और आम आदमी पार्टी से भी हम ये उम्मीद करते हैं, अपनी पार्टी से भी, और ये भरोसा भी दिलाता हूँ, मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि ऐसा ही उम्मीदवार हमारी पार्टी यहाँ से उतारने वाली है और जनता उस उम्मीदवार के साथ लगेगी भी। और आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है पहली सीट ये महेंद्रगढ़ ऐसी होगी जो आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोगों में वो जज्बा है। भारतीय जनता पार्टी से रामविलास शर्मा जी को हम उस वक्त जिताया करते थे जब भारतीय जनता पार्टी का पूरे हरियाणा में कोई आधार नहीं था। तो यहाँ के लोग ये नहीं देखते कि कौन कितनी सीटें ला रहा है, किसका क्या वजूद है, किसका कितना ग्राफ है, कितना है। यहाँ अगर एक बार फैसला कर लिया तो फिर अपना फैसले को फिर मुकाम तक पहुँचाने का काम यहाँ की जनता करती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव खास बातचीत में थे, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। प्रदेश के राजनीति से लेकर महेंद्रगढ़ के मुद्दों तक सभी विषय पर चर्चा हुई, खुलकर बातचीत हुई और इन्होंने जिस तरीके से जमकर बीजेपी के साथ साथ यहाँ के चेयरमैन को खरी खोटी सुनाई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अनियमितताएं महेंद्रगढ़ के अंदर बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में प्रदर्शन भी कर रहे हैं कल, और कहीं ना कहीं लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर महेंद्रगढ़ के विकास के लिए भागीदार बने, ताकि यहाँ के सोए हुए चेयरमैन को, यहाँ की सोई हुई नगर पालिका को जगाया जा सके। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो इन्होंने बातें रखी, जो इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, क्या सोचते हैं? अपनी राय भी कॉमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।